हेलो एवरीवन। आज हम अपने पहले चैप्टर संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें एक है मॉड्यूलो पद्धति और मॉड्यूलो पद्धति में योग और गुणन मॉड्यूलो, और दूसरी है संक्रिया सारणी। राइट, इसको अपन चाहे तो योग संक्रिया भी कह सकते हैं। जनरली 12th में बुक में भी अपनी में इस पे कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं है, और ना ही ये अभी तक कभी एग्जाम में आया है, लेकिन फिर भी एक बार अपन इस पे भी नजर डालेंगे और दूसरी जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन संक्रिया सारणी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूलो सिस्टम से। मॉड्यूलो पद्धति क्या होती है भाई? तो सपोज करो अपने पास दो पूर्णांक हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, राइट? और स्मॉल m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक। और ये किस तरीके से है कि इन दोनों का जो योग है a प्लस b, इन दोनों पूर्णांकों का जो योग है, ये हमारे पूर्णांक हैं, इसमें जब हम m का भाग दें तो वो भाग चला जाए। राइट? तो ये जो स्मॉल m है ये कहलाता है हमारा, इस चीज को हम लिखते हैं a सर्वांग सम b मॉड्यूलो m, a कॉन्जुगेंट b मॉड्यूलो m। और इस चीज को हम दिखाते कैसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे। राइट? दोबारा सुन लीजिए, अगर a और b दो पूर्णांक हैं, स्मॉल m एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि इन दोनों पूर्णांकों a प्लस b के योग को इस धनात्मक पूर्णांक स्मॉल m से विभाजित किया जा सकता है, तो इसे हम a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m के रूप में पढ़ते हैं या कहते हैं, और प्रदर्शित किससे करते हैं? a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m, इंग्लिश में बोलते हैं a कॉन्जुगेंट b मॉड्यूलो m। ये हमारा मॉड्यूलो पद्धति कहलाती है। अब इसका मतलब समझिए, गणित में इसे क्या कहेंगे कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल m a माइनस b का एक फैक्टर है। ओके, ये हमारा मॉड्यूलो सिस्टम कहलाता है, मॉड्यूलो पद्धति कहलाती है। चलिए इसका मतलब भी समझ लीजिए थोड़ा सा। सपोज करो हमने कहीं पर ये लिखा 18 सर्वांगसम 6 और यहां लिख दिया मोड 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए 18 और 6 का योग कितना होता है? 24। राइट? और सॉरी, गलत बोल गए अपन, योग नहीं, सॉरी, अंतर। स्मॉल a और स्मॉल b तो पूर्णांक है, स्मॉल m एक धनात्मक पूर्णांक है। इस तरीके से है कि इस दोनों पूर्णांक a माइनस b के अंतर को, योग को नहीं, सॉरी, अंतर को इस धनात्मक पूर्णांक स्मॉल m से विभाजित किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m, और इस तरीके से इसे निरूपित किया जाता है। और इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो a माइनस b का अंतर है, m उसका एक फैक्टर है। राइट? अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, ये इसका व्यवहारिक एग्जांपल है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 18 सर्वांगसम 6 मॉड्यूलो 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह 18 और 6 का अंतर कितना है? 24। 24 3 से
विभाज्य होगा तभी ये चीज सही मानी जाएगी। अगर मैं ये लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि 18 और 6 का अंतर 24 4 से भी विभाज्य होता है, राइट? इसे चाहे तो अपन ये भी लिख सकते हैं, ये सब चीजें सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही हो जाएगी। कैसे? मोड 6। क्यों? क्योंकि 18 और 6 का अंतर 24 जो है वो 6 से भी विभाज्य होता है, राइट? लेकिन अगर मैं ये लिखूं कहीं, तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 18 और 6 का अंतर 5 से विभाज्य नहीं होता। 24 है, 24 लिख रखा है, 12। 18 और 6 का जो अंतर है वो कितना है? 12। 12 जो है 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, राइट? इसलिए ये सभी चीजें तो सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो 12 है ये 5 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए इसे हम सही नहीं कहेंगे, ये सही नहीं है, राइट? अच्छा, अगर मैं कहीं ये लिख दूं, क्या लिख सकते हैं बताओ? -10 -5 बराबर -15। अब -15 जिन जिन धनात्मक पूर्णांकों से विभाज्य हो सकता है उनको हम यहां मॉड के साथ लिख सकते हैं। 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, तो ये सही है। इसकी जगह अगर हम 5 लिख दें तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 6 लिख दूं तो ये 6 सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -15 6 से विभाज्य नहीं होगा। विभाज्य होने का मतलब ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, राइट? इसलिए यहां मोड 6 नहीं आएगा। तो ये है मॉड्यूलो पद्धति। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे और कहां करेंगे, क्यों करेंगे, ये बात अभी करेंगे अपन। पहले एक बार ब्रीफ में, शॉर्ट में इसके बारे में पूरी चीज जान लें। तो ये अपनी मॉड्यूलो पद्धति की बात हुई। अब मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया, गुणन संक्रिया क्या होती है? तो मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया, देखिए हमने मान लिया कि स्मॉल m जो है वो हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, राइट? और स्मॉल a और स्मॉल b ये दो और पूर्णांक हैं। और ये किस तरीके से है कि इन दोनों का योग, इसीलिए वहां पिछली बार योग निकल गया था, क्योंकि असल में योग संक्रिया पर कंसंट्रेट हो गया, तो योग संक्रिया में योग आएगा, गुणन संक्रिया में गुण आएगा। बेसिकली मॉड्यूलो सिस्टम ये है, a सर्वांक सम b मॉड m। और इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि स्मॉल m इन दोनों पूर्णांकों के अंतर का फैक्टर है, या इन दोनों के अंतर में इस स्मॉल m का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अपन a प्लस बी लिख गए थे। यहां जब एग्जाम्पल में भी बात की थी तो अपन 18 + 6 कर गए थे, जबकि अंतर की बात करनी थी उस जगह। अब हम केवल प्लस की बात करेंगे। अब योग संक्रिया पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है योग संक्रिया? स्मॉल m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, और a और b दो अन्य पूर्णांक है। अब ये धनात्मक ऋणात्मक कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन है पूर्णांक। और ये तीनों किस तरीके से हैं कि इन दोनों पूर्णांकों के योग a प्लस b को विभाजन फलन विधि, आपने छोटी क्लासेस में ये विधि पढ़ी होगी, तो इन दोनों पूर्णांकों को इस विभाजन फलन विधि का प्रयोग करके दो नए पूर्णांकों Q और R में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता हो, इस प्रकार बांटा जा सकता हो कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाए? MQ प्लस R। यहां पर जो R की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी और इस धनात्मक पूर्णांक स्मॉल m से छोटी होगी, राइट? अगर इस कंडीशन में हम इन दोनों पूर्णांकों के योग, धनात्मक ऋणात्मक कैसे भी हो सकते हैं, इन दोनों पूर्णांकों के योग को इस विभाजन फलन विधि का प्रयोग करके इन नए पूर्णांकों में बांट दें, तो यहां ये जो स्मॉल m है ये कहलाता है इस
योग संक्रिया का योग मॉड्यूलो स्मॉल एम, और ये जो स्मॉल आर है ये कहलाता है योग मॉड्यूलो एम का समशेष, राइट। एम एक धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो पूर्णांक है, इन दोनों के योग को इस विभाजन फलन विधि का प्रयोग करके इन दो नए पूर्णांकों क्यू और आर में विभक्त किया जा रहा है। और किस प्रकार से किया जा रहा है कि योग इन दोनों का योग ए प्लस बी किसके बराबर हो जाए, एम क्यू प्लस आर के। आर की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, धनात्मक होना चाहिए हमेशा ये, और एम से छोटी हो। तो स्मॉल एम क्या कहलाता है, योग संक्रिया का योग मॉड्यूलो एम, और स्मॉल आर क्या कहलाता है, इस योग मॉड्यूलो एम का समशेष। और लिखते कैसे है, इस योग मॉड्यूलो एम को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको अपन या तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी बराबर मोड एम, या तो ये तरीका रहता है इस योग मॉड्यूलो को दिखाने का, ए प्लस बी आर मोड एम, या तो ऐसे लिखते हैं जनरली, और या फिर लिखते हैं ए प्लस एम बी बराबर आर, राइट। अपनी बुक में इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, ये जनरली कम यूज आने वाला तरीका है, ये ज्यादा उपयोग होता है। अपनी किताब में भी इस तरीके का प्रयोग किया गया है। इससे यहां स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम ये योग मॉड्यूलो है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इस योग मॉड्यूलो एम का समशेष है, राइट। तो प्रदर्शित करने का तरीका हो गया ये, ऐसे कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अपनी बुक में इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे ऐसे, कब, जब ए प्लस बी लेस देन एम हो, और स्मॉल आर कब, जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम हो। दोबारा इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर स्मॉल एम एक धनात्मक पूर्णांक, स्मॉल ए और स्मॉल बी दो अन्य पूर्णांक, इन दोनों के योग को विभाजन फलन विधि के प्रयोग के द्वारा इस प्रकार से विभक्त कर दिया जाए कि ए प्लस बी किसके बराबर हो जाए, एम क्यू प्लस आर। यहां क्यू और आर दो नए पूर्णांक हैं, और इसमें आर की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी और एम से छोटी रहे, ये जो स्मॉल एम बना हुआ है इससे छोटी रहे, तो इस स्मॉल एम को कहते हैं हम योग मॉड्यूलो एम, इस स्मॉल आर को हम कहते हैं योग मॉड्यूलो एम का समशेष। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए प्लस बी बराबर आर मोड एम, या ए प्लस एम बी बराबर आर, क्लियर। और इसका मान कैसे निकालते हैं, ए प्लस एम बी बराबर ए प्लस बी कब, मतलब इसकी वैल्यू ए प्लस बी कब रहेगी, जब एम का ए प्लस बी का मान एम से कम हो, किससे, योग मॉड्यूलो एम से कम हो। और आर कब रहेगा, जब ए इन दोनों के योग का मान एम योग मॉड्यूलो एम से ज्यादा या उसके बराबर हो। यहां पर ये जो आर है, आर वो वैल्यू है जब हम ए प्लस बी में स्मॉल एम का भाग देते हैं प्राप्त ऋणेतर शेष। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। यहां पे स्मॉल आर क्या है, यहां पे स्मॉल आर ए प्लस बी में एम का भाग देने पर जो ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब धनात्मक, जो धनात्मक शेष मिलता है वो यहां पर आर की वैल्यू है। चलिए इसके बजाय से एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। 6 + 3 5 ये कहीं पर लिखा हुआ है, ये कौन सी विधि हो गई, ए प्लस एम बी। हम योग मॉड्यूलो की बात कर रहे हैं। ए बराबर कितना हो गया 6, बी बराबर कितना हो गया 5, स्मॉल एम बराबर कितना हो गया 3। क्या था हमारा सूत्र, स्मॉल आर के बराबर होगा, या ये चीज थी ए प्लस बी कब, जब ए प्लस बी लेस देन एम, और स्मॉल आर कब, जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, राइट। तो क्या आएगा यहां पे, वैल्यू क्या आएगी, चेक करो। ये तीनों वैल्यू अपने पास है, 6 को और 5 को जोड़ दिया, ए प्लस बी कैसा है 11 है। अब देखिए एम का मान कितना है 3, तो 3 से बड़ा है ए प्लस बी का मान, बराबर या बड़ा होगा तब तक भाग देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे किसमें, मैंने अभी बताया था आपको ए प्लस एम बी बराबर किसके हो जाएगा
कैसे चेंज कर देंगे इसे, एम क्यू प्लस आर के रूप में चेंज कर देंगे। यहां आर की वैल्यू कैसी होगी, 0 या 0 से बड़ी और एम से छोटी। कैसे करेंगे अपन, इस 11 में क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 3 का, सॉरी 11। कितनी बार जाएगा, एम लेते हैं हम अपन आगे। सबसे पहले एम की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 राइट। कितनी बार गया, 3 बार। 3 क्रॉस 3 प्लस शेष कितना बचेगा, 2। तो ये क्या हो गया, एम क्यू प्लस आर, राइट। एम की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, कितनी है, 3 है। क्यू का मान 3 हो गया, आर की वैल्यू 2 हो गई। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इस 11 को अपन चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 प्लस 2, राइट। तो ये एम क्यू प्लस आर आ गया। तो तरीका क्या होता है, मैंने बताया था ए प्लस एम बी बराबर आर, ऐसे लिखते हैं अपन। तो यहां कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 2, राइट। ऐसे ही दोबारा एग्जाम्पल है 6 प्लस 3 5, ए प्लस बी एम बी। हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है कि यहां ये वाली विधि है, आर का मान कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, ये अपनी वैल्यू है। नॉर्मली ए प्लस बी कब होगा, जब एम से वैल्यू छोटी होगी, मतलब इनका योग यहां जो संख्या उससे छोटा हो, तब तो हम सीधा सीधा लिख देंगे। मान लो इनकी जगह मैं ये ले लेता, तो क्या हो जाता, बिना किसी कैलकुलेशन के यहां 2 आ जाता। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाता, 2। 3 से छोटा है, इसलिए सीधा इस चीज का प्रयोग करके अपन यहां 2 लिख देते, राइट। अब चूंकि ये है अपनी वैल्यू 6 5, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 को, तो 11 आएगा। और ये कैसा है, एम से बड़ा है, तो यहां क्या आएगा, आर आएगा। आर कैसे आएगा, हम इसे क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे, एम क्यू प्लस आर में। कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के उसमें इस एम की वैल्यू का भाग दे देंगे। एम यहां कितना है, 3 है, तो कितना है, 3 का भाग दे दो, 3 बार भाग जाएगा। एम की वैल्यू पहले से 3 है, क्यू का मान 3 हो जाएगा। आर भाग देने के बाद बचा हुआ धनात्मक शेषफल कितना हो जाएगा, 2। तो ये मेरी एम क्यू प्लस आर की फॉर्म में चेंज हो गया। तो आर का मान कितना हो गया, 2। इस 2 को अपन यहां लिख देंगे, तो ये चीज आ गई, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, 9 प्लस 6। हाँ भाई, यहां कितनी वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को हमने जोड़ा, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14। सिंपल सी बात है, एम के मान से तो ये बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, एम क्यू प्लस आर की फॉर्म में से चेंज करेंगे। मतलब इसमें कितना, एम का मान 3, इसका भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एम का मान हो गया 3, कितनी बार गया, 4 बार, राइट। और मान कितना बचेगा, +2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक और एग्जांपल देखिए, हाँ, दोनों को जोड़िए, 10 प्लस 2 6 कितना होता है, 16। अब जो इनका योग है वो कैसा है, एम कितना है, 4, एम के मान से ज्यादा है, इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, एम क्यू प्लस आर में चेंज करेंगे। एम ये आ गया, क्यू कितना होगा, 4, राइट। आर की वैल्यू कितनी बचेगी, आर की वैल्यू बचेगी 0। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ए प्लस एम बी बराबर आर वाली फॉर्म है। ये सभी वो फॉर्म है, राइट। तो ये कहलाता है, इसमें ये क्या है, ये योग मॉड्यूलो एम, और ये क्या है, ये योग मॉड्यूलो का समशेष स्मॉल आर है। ओके, अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये लिखा हुआ है कहीं अपना, इसके लिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए, -10 + 3 बराबर कितना होगा, 7। कैसे, माइनस के साथ। ओके, लेकिन यहां हम इसे a प्लस बी से छोटा नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें a ऋणात्मक है, राइट। हम इसे कैसा मानेंगे कि ये a प्लस बी की वैल्यू m से ज्यादा है,
अब इसके लिए अपन को इसे एम क्यू प्लस आर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? एम क्यू प्लस आर में। कैसे चेंज होगा? भाग देंगे। -7 में अगर अपन 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा? एक बार, राइट? कितनी बार गया? एक बार गया। तो शेष क्या बचेगा अपने पास? 4 × 4 और शेष जो बचेगा अपना वो रह जाएगा अपना इतना। यही होगा, राइट? लेकिन स्मॉल आर जो होता है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो तो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। तो असल में हम क्या करेंगे, इसमें जब भाग देंगे तो बजाय इसे प्लस बनाने के लिए यार क्या करेंगे, 2 बार भाग लगा देंगे। अब ये वैल्यू कितनी हो गई? -8। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो एम क्यू प्लस आर में कैसे चेंज होगा? ये इस तरीके से 4 × -2 + 1। एम बराबर हो गया 4, क्यू बराबर स्मॉल एम और स्मॉल -2 और आर बराबर हो गया 1। आर की जो वैल्यू है वो हर कंडीशन में पॉजिटिव ही लेनी है, ऋणेतर लेनी है। ऋणेतर का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा, राइट? तो भले ही क्यू की वैल्यू हमें धनात्मक करनी पड़े या ऋणात्मक करनी पड़े, छोटी लेनी पड़े या बड़ी लेनी पड़े, पर हम क्या करेंगे, आर का जो मान है वो धनात्मक लेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? ये हमारा योग मॉड्यूलो एम हो गया। इनका प्रयोग क्या है वो अभी बात करेंगे अपन। इनका प्रयोग कैसे करेंगे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉड्यूलो पद्धति में गुणन संक्रिया। सेम है, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया में केवल और केवल चिन्ह का डिफरेंस है। योग संक्रिया में प्लस आएगा, गुणन संक्रिया में डॉट या क्रॉस आएगा। देखिए स्मॉल एम एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया हमने कि स्मॉल एम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी ये 2 पूर्णांक हैं। और हमने क्या किया है कि इन दोनों पूर्णांकों के गुणन a डॉट बी को इसका प्रयोग करके विभाजन फलन विधि, इसका प्रयोग करके कैसे चेंज कर दिया है, एम क्यू प्लस आर में चेंज कर दिया है, राइट? एक बार फिर से यहां पर आर जो है वो 0 या 0 से बड़ा और एम से छोटा होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से इन दोनों के गुणा को लिख सकते हैं तो ये जो स्मॉल एम है ये कहलाता है इस गुणन संक्रिया का गुणन मॉड्यूलो एम। अगर हम 2 पूर्णांकों के गुणा को इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और एम से छोटी हो, एम यहां ये वाला पूर्णांक, तो स्मॉल एम क्या कहलाता है, गुणन मॉड्यूलो एम। और ये जो स्मॉल आर है ये क्या कहलाता है, स्मॉल एम मतलब गुणन मॉड्यूलो का समशेष। इसे क्या कहा जाता है, इस गुणन मॉड्यूलो एम का समशेष कहा जाता है। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ऐसे, a डॉट बी बराबर आर मोड एम, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर a क्रॉस एम। एम यहां पे क्या है, गुणन मॉड्यूलो है, b बराबर स्मॉल आर। अपनी बुक में इस विधि का इस्तेमाल किया गया। अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से लिख के दिखाए गए हैं, बाकी ये दोनों ही एक ही तरीके हैं, कहीं ऐसे लिखते हैं और कहीं ऐसे लिखते हैं, a गुणन मॉड्यूलो m b बराबर r। और एक बार फिर से जैसे वहां प्लस के लिए लिख रहे थे ऐसे ही इसके लिए लिखेंगे। ये वैल्यू r की आएगी कैसे, a डॉट b बराबर क्या होगा, a डॉट b कब, जब a डॉट b का मान m से छोटा हो। अगर गुणा जो है वो m से छोटा आएगा तो हम a डॉट b सीधा लिख देंगे। और r कब आएगा, जब a डॉट b का मान m इस गुणन मॉड्यूलो m से के बराबर या इससे बड़ा है। तो सेम ही है, बस वहां प्लस था बीच में, यहां डॉट आ गया। एक बार फिर से यहां r जो है वो क्या है, r इन दोनों पूर्णांकों a और b के
गुणा में इस गुणन मॉड्यूलो का m का भाग देने के बाद बचा हुआ ऋणेतर शेषफल है। क्या है? ऋणेतर शेषफल। अब ऋणेतर शेषफल क्यों लिख रहे हैं इसे, धनात्मक क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जीरो भी हो सकता है शेषफल के रूप में, और जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव। इसे हम ये बोल सकते हैं कि ऋण के इतर है, ऋण के अलावा है, माइनस में नहीं है। जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हमने ले लिया, ये लिख दिया कहीं पर a बराबर 3, b बराबर 4 और m बराबर 4 या 3, ये ले लो, a बराबर b बराबर 6 और 3। चलो देखो 3 क्रॉस 3m 6, यही तो है a क्रॉस mb, a गुणन मॉड्यूलो m b। इसका मतलब क्या हुआ? a का मान 3, b का मान 6 और m का मान 3। अब इसके लिए r की या a प्लस b यहां क्या आएगा वो देखिए, क्योंकि 3 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 18। अब 18 जो है वो क्या है? इस m के मान से बड़ा है, इसलिए अपन इसे किस में चेंज करेंगे? m³ प्लस r की फॉर्म में। कैसे करेंगे? m का इस 18 में भाग देके, m ये हो गया, q ये हो गया, और ऋणेतर शेषफल कितना बचा? 0। तो यहां क्या आ जाएगा? 0। चलिए अगर ऐसे लिख लें, कितना आएगा यहां? 4 गुणा 6 बराबर 24। 24 जो है वो इस गुणन मॉड्यूलो के मान से ज्यादा है तो भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, कितना आएगा? 4 गुणा 5, m का मान 4, q का मान, सॉरी m का मान 5 है इसमें, m का मान 5, q का मान 4 और r का मान कितना हो जाएगा? 4। यहां आ जाएगा 4। क्लियर? ऐसे ही हमें बाकी की सभी ये गुणन मॉड्यूल सेम वैसा का वैसा ही प्रोसेसर। कितनी वैल्यू आएगी? 10 गुणा 7 बराबर 70। गुणन मॉड्यूलो कितना है? 3। कैसे चेंज होगा? 3 का इसमें भाग लगा लो, m का मान 3 कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 23 बार, राइट। और r का मान कितना बच जाएगा? 1। यहां क्या आ जाएगा? 1। ये हो गया अपना गुणन मॉड्यूलो m और उसका समशेष। ये है अपना गुणन मॉड्यूलो m और ये है उसका समशेष r, राइट। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन और इनका क्या उपयोग है वो अभी अपन को अगले एग्जाम्पल में पता चलेगा। एग्जाम के लिहाज से भले ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बुक में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ये केवल इस संक्रिया सारणी के कुछ एग्जाम्पल्स के लिए अपने टॉपिक में डाला गया है। ये तीनों टॉपिक अपने हो गए। अब बात करते हैं संक्रिया सारणी की। संक्रिया सारणी क्या है? देखिए, जब अपन बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी संक्रिया पढ़ रहे थे तो अपन ने ये कहा था कि द्विआधारी जो संक्रिया है वो किसी समुच्चय पे परिभाषित होती है। किस पर परिभाषित होती है? समुच्चय पे। अगर मैं ये कहूं कि ये जो समुच्चय है S, ये कैसा है? हमने ये मान लिया कि ये जो समुच्चय है इस पर एक द्विआधारी संक्रिया S परिभाषित है, और ये समुच्चय S कैसा है? एक परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब होता है इसमें अवयवों की संख्या वो है निश्चित है, फिक्स संख्या में अवयव मौजूद हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, लेकिन निश्चित हैं। तो अगर किसी समुच्चय S पर परिभाषित है कोई द्विआधारी संक्रिया S और कैसी है कि ये जो समुच्चय है S ये कैसा है? ये परिमित है। तो इस द्विआधारी संक्रिया को हम एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? संक्रिया सारणी कहते हैं। केवल उसी कंडीशन में जब यह समुच्चय कैसा है? परिमित है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। तो
जिस सारणी के द्वारा हम इस द्विआधारी संक्रिया को प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संक्रिया सारणी। अब बात आती है कि संक्रिया सारणी अपन बनाते कैसे हैं, राइट? तो मैं दोनों ही तरीके से डिफाइन करता हूं। पहले आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं कि संक्रिया सारणी बनाते कैसे हैं और फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहला जो काम करते हैं संक्रिया सारणी के, संक्रिया सारणी केवल तभी बनाई जा सकती है जब समुच्चय जो है जिस पर संक्रिया परिभाषित है वो परिमित हो। केवल परिमित समुच्चय के लिए बनाई जा सकती है, पहली चीज। अब मान लिया हमने कि S मेरा एक समुच्चय है और इसमें अवयव क्या है? A1, A2, A3 डॉट 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 AI डॉट 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 AJ डॉट 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 AN, ये इसके अवयव है, राइट? परिमित है, अवयवों की संख्या कितनी है? N है, राइट? तो ये मेरा समुच्चय कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जितने हमारे समुच्चय में अवयव हैं उनसे एक ज्यादा, इसमें कितने हैं? n, तो हम क्या करेंगे? n से एक ज्यादा कितना हो गया? n+1, n+1 पंक्ति और n+1 स्तंभ वाली एक सारणी बना लेंगे। जितने समुच्चय में अवयव होंगे उससे एक ज्यादा पंक्ति और एक ज्यादा स्तंभ। हमने क्या किया कि जितने हमारे समुच्चय में अवयव थे उससे एक ज्यादा पंक्ति और एक ज्यादा स्तंभ के अकॉर्डिंग बना लिया। जैसे इसमें n है तो मैंने n+1 पंक्तियां और n+1 स्तंभ बना लिए। तो हमने क्या किया कि जितने हमारे अवयव थे n, उनसे एक ज्यादा पंक्ति बना ली, 1 2 3, और एक ज्यादा स्तंभ बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा समुच्चय है उस समुच्चय के अवयवों को इसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें इस पहले वाले ब्लॉक को छोड़कर हम अपने अवयवों को लिखना चालू कर देंगे। यहां n अवयव है, अब अपन n तो नहीं बना सकते संख्या में, इसलिए अपन ने दूसरी विधि का इस्तेमाल किया। ये मान लिया कि बीच में और भी बहुत सारे अवयव हैं और ये टोटल जो अवयव हैं, ये ब्लॉक जो दिख रहे हैं, जो स्तंभ दिख रहे हैं, ये n+1 है और ये जो पंक्तियां दिख रही हैं ये भी n+1 है। ये खाली हमारी बाकी की संख्याओं को दर्शा रहे हैं, प्रतीक के रूप में बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला सबसे बाईं ओर का स्तंभ है इसमें भी अपने अवयवों को ऐसे ही लिख देंगे। राइट? ये जो सबसे ऊपर का ब्लॉक दिख रहा है इसमें हम लिखेंगे अपनी संक्रिया का नाम। जो हमारी संक्रिया का नाम है उसे लिख देंगे। जैसे यहां हमने मान लिया कि एस्टेरिक उसका नाम है तो लिख दिया, कहीं प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, कहीं माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, यूनियन होगा तो यूनियन लिख देंगे। जो भी संक्रिया का नाम है वो यहां लिख देंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इस संक्रिया सारणी के बाकी के अवयवों को लिखेंगे। मतलब और ब्लॉक्स में क्या आएगा वो लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे भरेंगे? AI एस्टेरिक AJ, मतलब हम इन अवयवों की आपस में संक्रिया कराएंगे। ये जो चीज है AI एस्टेरिक AJ, यहां पर I और J क्या है? 1 2 3 अप टू n, मतलब I और J ये नंबर्स हैं। कौन से? अवयवों की संख्या है, राइट? तो हम क्या करेंगे, उनके परिणाम को, संक्रिया हमें उनकी जो वैल्यू दे रही है उनको इन ब्लॉक्स में लिखेंगे। ओके? जैसे यहां क्या आएगा? I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो क्या आएगा यहां? A1 एस्टेरिक A1, राइट? अब A1 एस्टेरिक A2, मतलब इस A1 का इस A2 के साथ संक्रिया करा ली। ऐसे ही A1 एस्टेरिक AI, राइट? ऐसे ही A1 एस्टेरिक AJ, ओके? फिर ऐसे ही A1 एस्टेरिक AN, राइट? ऐसे ही इस A2 का कराएंगे तो A2 का इस A1 से संक्रिया कराएंगे, A2 एस्टेरिक A1, फिर A2 के A2 से कराएंगे A2 एस्टेरिक A2, फिर A2 की AI से कराएंगे तो A2 एस्टेरिक AI, फिर A2 की AJ से संक्रिया कराएंगे A2 एस्टेरिक AJ, और फिर A2 की AN से कराएंगे, राइट? ऐसे ही करके हम इस पूरे ब्लॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे।
ए आई एस्ट्रिक, इस ए आई की इस A1 से ए आई एस्ट्रिक A1, ए आई एस्ट्रिक A2, ए आई एस्ट्रिक ए आई एस्ट्रिक AJ और ए आई एस्ट्रिक AM। जो यहां जो अवयव होंगे उनके अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे ही इस AJ की संक्रिया कराएंगे, AJ एस्ट्रिक A1, AJ एस्ट्रिक A2, AJ एस्ट्रिक AI, AJ एस्ट्रिक AJ और AJ एस्ट्रिक A, राइट। ऐसे ही अब इस AN की संक्रिया कराएंगे, AN एस्ट्रिक A1, AN एस्ट्रिक A2, AN एस्ट्रिक AI, AN एस्ट्रिक AJ और AN एस्ट्रिक AN, राइट। जब हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेंगे तो उसमें हमें ये अवयव नहीं लिखने हैं, संक्रिया का जो मान आएगा वो लिखने हैं। अभी अपने पास प्रतीक है तो हमने उन प्रतीकों को लिख लिया है। ऐसा करके हम अपनी संक्रिया सारणी को कंप्लीटली तैयार कर लेंगे, राइट। अब इस संक्रिया सारणी से हम करते क्या है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए और बना देता हूं साथ ही से, जिससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आए। एग्जाम्पल है अपना, हमें एक समुच्चय दे रखा है S और क्या दे रखा है 1 ओमेगा स्क्वायर X। यहां ओमेगा क्या है, यहां ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, पढ़ा होगा आपने। इलेवेंथ में सम्मिश्र संख्याओं के टॉपिक में पढ़ा होगा ये चीज है। अब हमें समुच्चय के लिए क्या है, संक्रिया सारणी बनानी है, ओके। और क्या बनानी है, गुणन संक्रिया के लिए बनानी है। सबसे पहले देखो ये कैसा समुच्चय है, ये जो है क्रॉस है, X लिखा हुआ है ये, पर असल में ये क्रॉस है, या X ही लिख लो। अब समझिए कि समुच्चय हमारा, समुच्चय में अवयव कितने हैं, 3 अवयव है। तो हम कितने ब्लॉक बनाएंगे, वो कितनी पंक्ति बनाएंगे, 1, 3 से 1 ज्यादा, मतलब 4 पंक्ति और 4 स्तंभ बनाएंगे, राइट। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और ये मेरी होगी 4थी पंक्ति। 4 पंक्ति बना ली। 4 क्यों बनाएंगे, क्योंकि अवयव 3 है। स्तंभ कितने बनाएंगे, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और ये हो गया मेरा 4था स्तंभ, राइट। वही काम किया है जो अभी मैंने वहां किया था, वहां अवयव अलग तरीके से दिख रहे थे, काम उसी को कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, जो पहला कॉलम ब्लॉक होगा उस पहले ब्लॉक में अपन क्या लिखेंगे, संक्रिया का नाम। संक्रिया क्या है, गुणा है, राइट। उसके बाद सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें अवयवों को लिख दो, 1 ओमेगा स्क्वायर, यही अवयव है। फिर ऐसे ही सबसे बाईं ओर के स्तंभ में भी अवयवों को लिख दो, लिख दिया। अब ये जो ब्लॉक बच रहे हैं इनमें क्या आएगा, असल में ये प्रच्छेद बिंदु है। इस वाली स्तंभ और इस वाली पंक्ति का प्रच्छेद बिंदु कौन सा है, ये। इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ का प्रच्छेद बिंदु ये। इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ का कहां काटेंगे एक दूसरे को, देखो जब हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके तो ये कहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं। तो इस वाली पंक्ति और इस स्तंभ का प्रच्छेद बिंदु क्या हो गया, ये। तो इन प्रच्छेद बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, इन संक्रियाओं के अवयवों को लिखते हैं, राइट। परिणामों को, अवयवों को नहीं, परिणामों को। देखो कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 की संक्रिया 1 से कराएंगे। संक्रिया क्या है, गुणा है। 1 का गुणा 1 से कराएंगे, कितना आएगा, 1 आता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1। अब इस 1 का गुणा हम ओमेगा से कराएंगे। ओमेगा गुणा 1 गुणा ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे। फिर इस 1 का गुणा इस ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे,
कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब इस दूसरी पंक्ति पे आते हैं, इस ओमेगा का गुणा इस 1 से करेंगे, कितना आएगा ओमेगा। इस ओमेगा का गुणा इस ओमेगा से करेंगे, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर इस ओमेगा का गुणा इस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, देखना ओमेगा क्यूब आएगा। और अगर तुम्हें याद हो तो इकाई के घनमूल के अकॉर्डिंग ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ओके। अब ओमेगा स्क्वायर का गुणा इस 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर इस ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा से करेंगे तो एक बार फिर से ओमेगा क्यूब आएगा, और इसलिए उसका मान कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इस ओमेगा स्क्वायर का गुणा इस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, कितना आएगा ओमेगा की घात 4। राइट। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा की घात 3 डॉट ओमेगा। ओमेगा की घात 3 का मतलब कितना है, 1, और इसका गुणा मैंने ओमेगा से कर दिया, तो परिणाम स्वरूप मुझे मान क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा लिख दूंगा। ये बन गई हमारी संक्रिया सारणी। इधर मैंने प्रतीकों के रूप में बनाई, इधर आपके एग्जाम्पल से बनाई। राइट। कैसे बनी समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं साहब कि इससे हम परिणाम क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी संक्रिया सारणी से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, उससे हमें क्या क्या पता चल सकता है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला, अगर किसी संक्रिया सारणी की पहली पंक्ति को छोड़ दो और सबसे बाईं ओर के स्तंभ, जो सबसे बाईं ओर वाला स्तंभ है, ये वाला जो इस ब्लॉक के संगत पंक्ति है, और ये वाला जो स्तंभ है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हैं इस संक्रिया सारणी में, अगर वो उस समुच्चय एस के अवयव हैं जिसके लिए कि हमने ये संक्रिया सारणी बनाई है, अगर सब इस समुच्चय एस में मौजूद है, तो इसका मतलब जो संक्रिया है वो इस समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। राइट। अब इसमें तो पता नहीं चलता, लेकिन इसमें अपन को पता चलेगा। देखो सबसे ऊपर की पंक्ति ये, इसको छोड़ दो, सबसे बाईं ओर का स्तंभ ये, इसको भी छोड़ दो। इसको छोड़ने और इसको छोड़ने के बाद जितने भी अवयव हैं, क्या वो सभी समुच्चय के अवयव हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, सब इस समुच्चय मौजूद है। इसका मतलब ये जो गुणन संक्रिया है, पहला निष्कर्ष क्या निकला, ये जो गुणन संक्रिया है ये इस समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया है। राइट। तो पहला तो हमें यह पता चलता है संक्रिया सारणी से कि जो संक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अगर एक भी अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़कर अगर एक भी अवयव इस एस से बाहर होता तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। तो पहली चीज हम क्या निकाल सकते हैं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है, कोई संक्रिया द्विआधारी है कि नहीं है, ये हमें संक्रिया सारणी को देखकर ही पता चल सकता है। पहली चीज हो गई। चलिए अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज सुनिए कि दूसरी क्या चीज निकाल सकते हैं। ये जो हमारा विकर्ण होता है, ये जो हमारी, इसे बोलते हैं हम संक्रिया सारणी का मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण मतलब बिल्कुल या तो आयत बनती है या वर्ग बनता है संक्रिया सारणी के रूप में, या तो या आयत बनेगी या क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। दोनों ही अवस्था में इसका एक विकर्ण होगा। देखो अगर वर्ग बना तब भी इसका एक विकर्ण होगा, आयत बनी तब भी इसका विकर्ण होगा। और ये वाला जो विकर्ण होता है इसे मुख्य विकर्ण बोला जाता है, वर्ग आयत का। और इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, पश्च विकर्ण बोलते हैं। सबको पता है ये बात। तो किसी भी संक्रिया सारणी का जो मुख्य विकर्ण होता है, राइट, ये जैसे मेरे इसका मुख्य विकर्ण हो गया, इस वाले का मुख्य विकर्ण क्या होगा, ये हो जाएगा। राइट। इसके संगत, अगर इस मुख्य विकर्ण के संगत ये संक्रिया सारणी सममित हो, कैसी हो, सिमेट्री लिए हुए हो। राइट। अब सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, सिमेट्री का मतलब इसमें नहीं समझ में आएगा। राइट। लेकिन इस वाले में बड़ी इजीली देख के समझ में आएगा। सिमेट्री का मतलब ये मेरा मुख्य विकर्ण हो गया, इसके ऊपर जैसे अवयव हो अगर वैसे ही अवयव नीचे मौजूद हो तो इसका मतलब ये संक्रिया सारणी कैसी है, इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। देखो कैसे,
1, मतलब यहां 1 है, 1 के बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, नीचे की तरफ देखो यहां ओमेगा, यहां भी ओमेगा स्क्वायर है, इधर जाओ यहां 1 है, यहां भी 1 है। अगर और अवयव होते तो इस चीज को अपन आगे और भी कंटिन्यूअस चेक कर लेते कि क्या ये सममित है। अब साहब ये सममित है, अगर सममित है तो इसका मतलब जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है, एस्टेरिक या गुणा या जो कोई भी, वो कैसी है, इस समुच्चय एस में क्रम विनिमय है। किस तरीके की है, क्रम विनिमय है। अगर सम्मित होगी इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष संक्रिया सारणी तो क्रम विनिमय होगी, अगर सम्मित नहीं होगी तो किस तरीके की होगी, क्रम विनिमय नहीं होगी। तो क्रम विनिमयता का पता चल गया। तीसरी जो चीज है वो क्या निकलती है, चलिए देखिए, ये क्रम विनिमय है असल में ये संक्रिया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो देखिए कि इस संक्रिया सारणी की कोई सा भी अवयव लें अपन, राइट, जैसे मान लो ये इसकी सबसे ऊपर की पंक्ति है, ये इसके सबसे बाईं ओर का स्तंभ है। वो अवयव जिससे शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर की पंक्ति के और उसी अवयव से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के संपाती हो, एक जैसा हो, संपाती का मतलब बिल्कुल डिक्टो वैसा का वैसा हो, वो अवयव कहलाता है इस संक्रिया सारणी का या इस संक्रिया का तत्समक अवयव। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, असल में थ्योरेटिकली इस बात को ऐसे कहते हैं, मान लो कोई अवयव है समुच्चय का संक्रिया सारणी का एजे, और इस एजे से शुरू होने वाली पंक्ति है मेरी ये, राइट। अगर ये पंक्ति सबसे ऊपर की पंक्ति के जैसी हो और इसी अवयव एजे से प्रारंभ होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के जैसा हो, तो ये अवयव एजे कहलाता है इस द्विआधारी संक्रिया एस्टेरिक का तत्समक अवयव। जैसे इसमें लेते हैं, सबसे ऊपर की पंक्ति है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो कि बिल्कुल डिक्टो इस जैसी पंक्ति कौन सी है, इस जैसी पंक्ति ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बाकी इनमें तो चेंज है, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहां एक तो यहां एक, यहां ओमेगा तो यहां ओमेगा, यहां ओमेगा स्क्वायर तो यहां ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अवयव से ये पंक्ति शुरू हो रही है 1 से, अब हम इसी स्तंभ को देखेंगे, 1 से शुरू होने वाला स्तंभ कौन सा है, यही है, 1 से यही तो शुरू हो रहा है। तो ये जो स्तंभ है, क्या ये भी सबसे बाईं ओर के स्तंभ के संपाती है? देखो 1 के साथ 1, ओमेगा के साथ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब एक जो है अवयव, कौन सा अवयव जिससे हमने ये सब चीज नोटिस की है, अवयव एक इस संक्रिया गुणा का तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव निकाला जा सकता है। दोबारा सुन लीजिए, जिस अवयव से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर की पंक्ति के संपाती हो, अगर उसी अवयव से शुरू होने वाला स्तंभ भी सबसे बाईं ओर के स्तंभ के संपाती हो, तो वो अवयव उस संक्रिया का तत्समक अवयव होता है, राइट। अगर कहीं ऐसा हो कि पंक्ति तो संपाती हो लेकिन स्तंभ संपाती नहीं हो, तो इसका मतलब उस द्विआधारी संक्रिया का कोई तत्समक अवयव नहीं है। क्लियर? तो तीसरी जो चीज अपन निकाल सकते हैं वो है तत्समक अवयव। अब चौथी चीज की बात आती है, चौथा जो पॉइंट आता है वो है अपना तत्समक अवयव अपन ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी संक्रिया सारणी देखेंगे, ठीक। ऊपर वाली पंक्ति को छोड़ दो, सबसे ऊपर वाली को, और सबसे बाईं ओर के स्तंभ को छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद जितने भी ब्लॉक बचे हैं, जितने भी अवयव मौजूद हैं, जितनी भी पंक्तियां मौजूद हैं और जितने भी स्तंभ मौजूद हैं, अगर उन सभी में हर एक पंक्ति में और हर एक स्तंभ में सबसे ऊपर वाले और सबसे बाईं ओर वाले को छोड़कर अगर तत्समक अवयव मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि उस समुच्चय S का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है, मतलब उसका प्रतिलोम अवयव निकाला जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, सबसे ऊपर की पंक्ति छोड़ दी, सबसे बाईं ओर का स्तंभ छोड़ दिया, उसके बाद मेरे पास ये चीज बची। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके पंक्तियों को देखूंगा। पहले देखो, पहली पंक्ति में तत्समक अवयव मौजूद है, दूसरी पंक्ति में तत्समक अवयव मौजूद है,
तीसरी पंक्ति में भी तत्समक अवयव मौजूद है। अब मैं स्तंभ को देखूंगा, पहले स्तंभ में तत्समक अवयव है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। इसका मतलब इस समुच्चय एस का प्रत्येक अवयव कैसा है? व्युत्क्रमणीय है, राइट। और इनमें से हर एक अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव निकाला जा सकता है, ठीक। अब पांचवी बात पे आ जाओ, प्रतिलोम अवयव निकालेंगे कैसे? प्रतिलोम अवयव किस तरीके से निकालेंगे? देखो, सपोज करो मुझे इस अवयव ओमेगा का प्रतिलोम अवयव निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ओमेगा से शुरू होने वाली पंक्ति को देखूंगा। ओमेगा से शुरू होने वाली पंक्ति यही है, और इसमें क्या करूंगा कि तत्समक अवयव की पोजीशन ढूंढूंगा कि तत्समक अवयव कहां है। देखना, इस ओमेगा से शुरू होने वाली पंक्ति में तत्समक अवयव ये मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस तत्समक अवयव के स्तंभ में ऊपर की ओर चलेंगे, इस एक के ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये कौन से अवयव से शुरू हो रही है? ये स्तंभ कौन से अवयव से शुरू हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट। चलो मान लो मुझे तो ओमेगा स्क्वायर का निकालना है। किसका निकालना है? ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर वाली पंक्ति को देखूंगा। ये रही मेरी ओमेगा स्क्वायर वाली पंक्ति, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर वाली पंक्ति में ये मुझे मिल गया, मेरा तत्समक अवयव मिल गया। अब इसमें क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये स्तंभ कौन से अवयव से शुरू हो रहा है? ओमेगा से। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कितना होगा? ओमेगा होगा। अब मान लो मुझे एक का प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करूंगा, एक से शुरू होने वाली पंक्ति को देखूंगा, तत्समक अवयव को ढूंढूंगा, और ये देखूंगा कि ये स्तंभ कौन से अवयव से शुरू हो रहा है, वो हो जाएगा मेरा इसका प्रतिलोम अवयव, राइट। ऐसे करके किसी संक्रिया सारणी में हम प्रतिलोम अवयवों को ज्ञात करते हैं। तो अपन ने द्वयाधारी संक्रिया है या नहीं ये देख लिया, क्रमविनिमय में है या नहीं ये चेक कर लिया, तत्समक अवयव कौन सा है ये भी निकाल लिया, और प्रतिलोम अवयव कौन सा है ये भी निकाल लिया। एक चीज रह गई, साहचर्य। तो द्वयाधारी संक्रिया के लिए जो संक्रिया सारणी होती है वो साहचर्य नियम का सत्यापन नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी संक्रिया सारणी किसी द्वयाधारी संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का सत्यापन नहीं कर सकती। इकलौती जो चीज रह जाती है संक्रिया सारणी पे से बच के, वो क्या रह जाती है? साहचर्यता। इसको हम संक्रिया सारणी से पता नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये रही अपनी संक्रिया सारणी। चलिए मैं एक एग्जांपल और करा देता हूं जिससे आप संक्रिया सारणी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। और क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मॉड्यूलो सिस्टम को भी हमने केवल उसी एग्जांपल की वजह से पढ़ा था। एग्जांपल है हमारा दूसरा, पेज नंबर 17 पे मौजूद है, और इसमें अपने को क्या है, समुच्चय दे रखा है एस। एस के अवयव दे रखे हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, राइट। और संक्रिया का नाम दे रखा है +4। ये +4 क्या है? ये योग मॉड्यूलो एम है, राइट। केवल इस एग्जाम्पल की वजह से या ऐसी चीज की वजह से हमें गुणन मॉड्यूलो और योग मॉड्यूलो पढ़ने पड़े थे, क्योंकि ये जो चीज है ये तभी होगी जब अपने को मॉड्यूलो आता होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमें क्या करना है, समुच्चय में अवयव कितने हैं? 4। तो हमें पंक्ति कितनी बनानी है? 4 से 1 ज्यादा 5, और स्तंभ कितने बनाने हैं? 5 बना लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 4, और ये बन गए अपने 5। 5 पंक्ति बन गई, 5 स्तंभ बन गया। सबसे ऊपर के ब्लॉक में क्या लिखेंगे? संक्रिया का नाम। यहां क्या लिखेंगे? अवयव। यहां क्या लिखेंगे? समुच्चय के अवयव। अब हम इनमें संक्रिया कराएंगे, 0 1 2 3। अब हम कराएंगे इनमें संक्रिया, तो क्या आएगा? 0 + 4 0। इस और इस अवयव की संक्रिया करा रहे हैं। अभी हमने योग मॉड्यूलो पढ़ा था, क्या करते हैं? इनका करते हैं योग, राइट। और अगर जो योग आए
वो इस योग मॉड्यूलो का मान से कम हो तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 और 1, 0 + 1 4, कितना आएगा 0 + 1 = 1, मतलब छोटा है इसलिए परिणाम कितना आएगा 1, राइट। अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं सीधे लिखेंगे। 0 + 2 4 से छोटा है मतलब 2, 0 + 3 4 से छोटा है इसलिए 3, 1 + 0 4 से छोटा है इसलिए 1, 1 + 1 2 4 से छोटा है इसलिए 2, 1 + 2 मतलब 3, 4 से छोटा है इसलिए 3, 1 + 3 मतलब 4। यहां फिर से चेंज होगा, कितना होता है 4, अब ये आ गया 4 के बराबर, ये कितना हो गया 4 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, क्या चेंज आएगा ये, अब यहां वैल्यू कितनी आएगी 0, राइट। तो यहां क्या लिख देंगे 0। ऐसे ही 2 + 0 मतलब 2, 2 + 1 मतलब 3, 2 + 2 मतलब 4। एक बार फिर से r की वैल्यू कितनी आएगी 0, फिर 2 + 3 मतलब 5, 4 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, शेष जो बचेगा वो आएगा यहां, 3 + 0 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4, शेष कितना बचेगा 0, 4 में पूरा भाग चला जाएगा, 3 + 2 मतलब 5, शेष कितना बचेगा 1, 3 + 3 मतलब 6, शेष कितना बचेगा 2। तो ये हो गई मेरी संक्रिया सारणी। योग मॉड्यूलो केवल इस एग्जाम्पल की वजह से हमें पढ़ना पड़ा था, क्योंकि अदरवाइज ये अपनी समझ में नहीं आता। बुक का एग्जाम्पल है, इसे कर ले, कल कुछ क्वेश्चन चेंज होके आएगा, बुढ़ापे भी आ सकता है, तो शायद तुम नहीं कर पाओ अगर तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो। चलिए अब हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकालेगी सभी? पहले ये बताओ, क्या ये जो संक्रिया है +4 योग मॉड्यूलो जो है, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा था कि सबसे ऊपर की पंक्ति को छोड़ दो, सबसे बाईं ओर के स्तंभ को छोड़ दो, बाकी सभी अवयवों को देख लो। अगर बाकी सभी अवयव संक्रिया सारणी के उस समुच्चय S के अवयव हों तो द्विआधारी है, अदरवाइज नहीं है। देखो यहां ये सभी अवयव कैसे हैं, S में मौजूद है, इसलिए जो +4 संक्रिया है ये कैसी है, द्विआधारी, राइट। दूसरी चीज पे आओ, क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये है, इसके संगत अवयवों को देखो, क्या ये सम्मित है इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष? यहां देखो 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 1 1, इसका मतलब यह है कि ये पूरी संक्रिया सारणी इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित है, इसलिए ये कैसी है, क्रम विनिमेय भी है, राइट। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? तत्समक अवयव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी पंक्ति है जो सबसे ऊपर की पंक्ति के संपाती है या बिल्कुल उसके जैसी है। ये वाली पंक्ति मुझे बिल्कुल ऊपर जैसी लग रही है, ये किस अवयव से शुरू हो रही है, 0 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस स्तंभ पे जाएंगे जो 0 से शुरू हो रहा है। देखो ये वाला स्तंभ 0 से शुरू हो रहा है। अब ये देखेंगे कि ये स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ जैसा है कि नहीं है। देखो ये 0 1 2 3 4 0 1 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब 0 जो है वो इस संक्रिया का तत्समक अवयव हो गया, तत्समक अवयव निकल गया। अब हम ये चेक करते हैं क्या इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। कैसे पता चलेगा? व्युत्क्रमणीय के लिए हम ये देखते हैं, तत्समक अवयव अगर इस ऊपर वाली पंक्ति और इस बाईं ओर, ये हिस्सा नहीं है संक्रिया सारणी का, ये तो मुख्य अवयव है, तो ये देखते हैं कि हर एक पंक्ति में 0 मौजूद है कि नहीं है। 0 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, राइट। तो इसका मतलब सभी पंक्तियों में हो गया। स्तंभ की बात करो तो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सभी स्तंभों में हो गया। इसका मतलब ये सभी अवयव कैसे हैं, समुच्चय का प्रत्येक अवयव कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। ओके, प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय हो गया, ठीक। अब आ जाओ साहब कि किसी पर्टिकुलर अवयव का प्रतिलोम निकालना है। कौन से का निकालें? चलो हम इस 3 के लिए बात कर लेते हैं। 3 का प्रतिलोम निकालना है, कैसे निकालेंगे? 3 वाली पंक्ति में जाएंगे, ये आ गए, इसमें तत्समक अवयव कहां है, ये रहा, राइट। इस वाले स्तंभ पे जाओ, कितना है इस स्तंभ को शुरू करने वाला अवयव, 1, तो 3 का प्रतिलोम 1 हो गया, राइट। ऐसे ही किसी और अवयव का निकालना चाहो, 0 का निकालना चाहो तो साहब 0 का प्रतिलोम कितना है, तो 0 वाली पंक्ति पे जाओ,
तो उसमें तत्समक अवयव ढूंढो। जिस अवयव से ये स्तंभ शुरू हो रहा है, ये 0 वाला, उस अवयव को कहेंगे हम इस अवयव का प्रतिलोम अवयव, राइट। जैसे 2 का निकालना है तो 2 वाली पंक्ति में जाओ, तत्समक अवयव ढूंढो और स्तंभ में ऊपर चले जाओ तो 2 का प्रतिलोम हो गया 2। ऐसे ही आप चाहो तो किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हो। साहचर्यता गुणधर्म का सत्यापन हम कर नहीं सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये संक्रिया सारणी का टॉपिक पूरा होता है। इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर 1 संयुक्त फलन भी कंप्लीट होता है। बुक में जितने भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस हैं उन सभी की पीडीएफ साथ में सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। इसको आराम से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक पे, मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे या स्कूल आकर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अगली क्लास जब चालू होगी तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।